बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत ने दूसरे देशों को रिकॉर्ड 109 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। देश में सत्र 2021-22 में 5000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। इसमें से 35 लाख मीट्रिक टन चीनी को एथेनॉल उत्पादन के लिए और 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन चीनी मिलों द्वारा किया गया था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ये मौसम भारतीय चीनी क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी सत्र साबित हुआ है। इस सत्र में चीनी का रिकॉर्ड 109 लाख मीट्रिक टन से अधिक का निर्यात हुआ। मंत्रालय ने कहा कि सहायक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और केंद्र सरकार की नीति से भारतीय चीनी उद्योग ने ये उपलब्धि प्राप्त की है। इससे लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान माल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से हुई घटना में 8 लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सरकार की ओर से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घटना के बाद स्थानीय अधिकारियों द्वारा घायलों को माल बाजार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में विजयादशमी के दिन देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। माल नदी में देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान अचानक आई बाढ़ में कम से कम 8 लोगों की डूबने से मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लापता हैं। ये घटना बुधवार शाम के वक्त हुई, जब विसर्जन समारोह में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग माल नदी के किनारे जमा हो गए। खबरों के मुताबिक अचानक आई बाढ़ में कई लोग बह गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में जुटा हुआ है। जलपाईगुड़ी हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान हुए हादसे से दुखी हूं। अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने परिवार के सदस्यों के साथ खूंटी जिले के पेरवाघाग पर्यटक स्थल पहुंचे। इससे पहले तपकरा स्थित शहीद स्मारक स्थल पर तपकरा गोलीकांड के शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए थे। मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के साथ पर्यटन स्थल पर स्थित पहाड़ और झरनों का आनंद लिया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नए यूनिकॉर्न जोड़ने में भारत को चीन से आगे निकलने पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राष्ट्र विभिन्न स्तरों पर मजबूत हो रहा है। जनवरी से जुलाई के बीच भारत के 14 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने, जबकि चीन सिर्फ 11 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बना पाया है।
रामगढ़ की उपायुक्त ने आज विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और कार्यालय से अनुपस्थित पदाधिकारियों और कर्मियों को बिना सूचना अनुपस्थित पाए जाने पर स्पष्टीकरण की मांग की है। उन्होंने कार्यालय में उपस्थित कर्मियों से अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करने तथा सभी कर्मियों को ससमय कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया। उधर लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने आज सदर प्रखंड के कैमो और महुआ टोली में प्रस्तावित चेक डैम के लिए स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उपायुक्त ने ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर उपायुक्त से ग्रामीणों ने लिफ्ट इरिगेशन और सूक्ष्म टपक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के आधार पर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम वेयरहाउस खोलकर सुरक्षा व्यवस्था और ईवीएम के रखरखाव समेत अन्य मानकों का जायजा लिया। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2529 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3553 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती। देश में फिलहाल कोरोना के 32,288 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के एक भी नए मरीज नहीं मिले, जबकि एक मरीज कोविड को मात देने में सफलता हासिल की। वहीं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोविड के 15 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,18,84,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आगामी 10 अक्टूबर को रांची में होगी। इस सिलसिले में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कार्य समिति की बैठक कल रांची के हरमो स्थित सोहराई भवन में आयोजित की गई है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि बैठक में अध्यक्ष शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन सहित सभी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। पवित्रता के प्रतीक देवनदी गंगा कई नदियों के मिलने से बनती है। आइए इस वीडियो में मैप की सहायता से जानें कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है और किन प्रमुख नदियों से मिलकर यह बनती है। तो इस वीडियो में हम मैप की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि रिवर गंगा का उद्गम कहां से होता है और किन मेजर रिवर से मिलके रिवर गंगा बनती है, और साथ ही इस वीडियो में हम समझेंगे कि पंच प्रयाग क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बद्रीनाथ से निकलती है विष्णु गंगा और नीति पास से धौली गंगा। ये दोनों नदियां जाके मिलती हैं विष्णु प्रयाग में और मिलकर बनाती हैं अलकनंदा रिवर। आगे बढ़ के अलकनंदा नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी से मिलती है और फिर आगे चलते हुए कर्ण प्रयाग में पिंडार गंगा नदी से। थोड़ा आगे बढ़े तो अलकनंदा रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से निकली हुई मंदाकिनी नदी से मिलती है। अलकनंदा और आगे चलती है और फिर देवप्रयाग में गंगोत्री से निकली हुई भागीरथी से मिल जाती है और इन दोनों नदियों से मिलकर फाइनली बनती है गंगा, जिसे हिंदू धर्म में माँ गंगा भी कहा जाता है और पवित्रता का एक प्रतीक माना जाता है। देवघर पुलिस की ओर से साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में सारठ थाना अंतर्गत ग्राम पिंडारी एवं बरमसिया से 2 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 9 सिम कार्ड, 3 मोबाइल, 7 एटीएम
और 4 बैंक पासबुक बरामद हुआ है। शारदीय नवरात्र का पर्व 9 दिनों के पवित्र अनुष्ठान के साथ मां दुर्गे की प्रतिमा विसर्जन के बाद संपन्न हो गया। गिरिडीह जिले में भी शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्र धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जिले के कई पूजा पंडालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत महोत्सव से जुड़ी चीजों को लगाया गया था। इस बार पूजा में स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया। मेला घूमने के लिए यहाँ का व्यवस्था वगैरह देख करके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि महसलुंडी पंचायत के यहाँ पर जो गिरिडीह में बना हुआ है, पूजा कमेटी के द्वारा यहाँ पर बनाया हुआ जो पंडाल है, इसका मोरल ऑफ द थीम है हमारा देश में मनाया गया अमृत महोत्सव। इस अमृत महोत्सव को आज़ादी के 75वें साल को लेकर के जिस तरह से देश में प्रचार प्रसार किया है, देश आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसी को लेकर के हम लोगों ने इस थीम को रखा। नरेंद्र मोदी जी के लिए अमृत महोत्सव का दिन है, इसके लिए सभी भक्त आ रहे हैं और समूह के पास ये जा रही है। वो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75वां, उसके अनुसार अंदर डेकोरेशन किया गया है, जो बहुत ही साफ सुथरा, मतलब प्रधानमंत्री को ध्यान में रखते हुए इसमें सारा कुछ दिखाया गया। राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों में आज देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। विसर्जन से पूर्व पूजा समिति के सदस्यों द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने देवी दुर्गा को अंतिम विदाई देने के लिए मंदिरों और पूजा पंडालों में पहुंचकर भक्ति भाव के साथ आराधना की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 अक्टूबर को रांची के JSCS स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच को लेकर टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। क्रिकेट प्रेमियों ने सुबह से ही टिकट काउंटर पर पंक्तिबद्ध होकर टिकट का इंतजार करते दिखे। हालांकि एक व्यक्ति को एक साथ 3 टिकट मिलने से कई लोगों में मायूसी देखी गई। इधर खेल को लेकर खेल प्रेमियों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। रांची के JSCS स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मुकाबले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोनों टीमें कल रांची पहुंचेगी। रांची के JSCS स्टेडियम में 9 अक्टूबर को वनडे मैच का रोमांच फिर देखने को मिलेगा, जब भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। इस मैच का खेल प्रशंसक काफी समय से इंतजार कर रहे थे और अब मौका भी है और JSCA स्टेडियम भी सज चुका है। JSCA के प्रशासक जय कुमार सिन्हा की माने तो इस एक दिवसीय मैच के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमने इस मैच की तैयारी हम एश्योर करते हैं पूरे झारखंड राज्य टेबल क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से कि हम लोग इसमें खरा उतरें। उम्मीद की जा सकती है कि रांची के JSCA स्टेडियम में टीम इंडिया के कई खिलाड़ी अपना जलवा दिखाएंगे
और प्रशंसकों को बेहतर क्रिकेट देखने मिलेगी। लेकिन सबों को पूर्व JSCA अध्यक्ष दिवंगत अमिताभ चौधरी की कमी भी जरूर खलेगी। ये अमिताभ चौधरी ही थे जिनकी बदौलत रांची में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आगाज हुआ। JSCA के प्रशासक जय कुमार सिन्हा ने कहा कि उनके बताए रास्ते पर चलते हुए झारखंड क्रिकेट परिवार उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। हम लोग कोशिश करेंगे, सारा जो झारखंड राज्य क्रिकेट संघ महापरिवार है, कि हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर जो उनका सपना था उसको हम लोग पूरा करें। JSCA स्टेडियम का हरा घास भी बता रहा है कि 9 अक्टूबर को होने वाले वनडे मैच के लिए यहाँ काफी तैयारियां की गई हैं। क्यूरेटर ने भी पिच पर काफी मेहनत की है। कुल 3 पिच तैयार किए गए, जिनमें से एक पर मैच खेला जाएगा। रांची के JSCA स्टेडियम से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। भारतीय महिला फुटबॉल टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ियों को जगह मिलने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रसन्नता जाहिर की है। मुख्यमंत्री की पहल के बाद टीम इंडिया की घोषणा की गई, जिसमें झारखंड के अष्टम उरांव को फीफा विश्व कप फुटबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी एवं सुधा अंकिता तिर्की को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। इन खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करने का काम किया था। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के अतानु दास ने तीरंदाजी के रिकर्व पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई दी है। बर्मिंघम खेलों से लॉन बॉल को एक नई पहचान मिली है। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में भी यह प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां इस खेल को देश में नया मुकाम दिलाने वाली नयन मोनी सेंकिया, पिंकी, रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे आकर्षण का केंद्र रहीं। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स से निकली इस ऐतिहासिक तस्वीर ने देश में लॉन बॉल के खेल की दशा और दिशा दोनों बदलकर रख दी। अब देश में इस खेल के प्रति जागरूकता पहले से कहीं ज्यादा है और सामान्य तौर पर लोग इस खेल को गंभीरता से भी ले रहे हैं। लॉन बॉल में भारत के लिए इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम में शामिल रूपरानी तिर्की कुछ इस तरह से इसकी लोकप्रियता को सामने रखती हैं। जब 2022 में बॉल के प्रति इंडिया का हो गया, क्योंकि इसमें गोल्ड मेडल आना और एक सिल्वर मेडल आना मेडल टैली में इंडिया को ऊपर पायदान पे रखता है। क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में 8 गोल्ड मेडल होते हैं, तो आने वाले समय में अगर इंडिया अच्छा करे तो मेडल टैली में लॉन बॉल में अगर 8 गोल्ड मेडल आते हैं तो और ऊपर जा सकता है। गोल्ड मेडल जीतने के बाद जो हम वुमेन्स ने मैच जीता, उसके बाद लोगों का नजरिया इस गेम के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ। गूगल्स में बहुत सारे लोगों ने इस गेम को सर्च किया। उसके बाद जो प्राथमिकता नहीं मिलती थी, इस गेम को लोग जानते नहीं थे, वो जानने लगे। बहुत सारे जगह से मैसेजेस आ रहे हैं कि ये इसका ग्राउंड कहाँ अवेलेबल है, हम कैसे खेल सकते हैं, इसमें क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन। तो मतलब बहुत लोगों का रुझान इस गेम के ऊपर आया है। इस खेल के प्रति सोच में बदलाव की बयार बहाने वाली लवली चौबे, नयन मोनी सेकिया, पिंकी और रूपा रानी तिर्की खुश हैं कि जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा वो अब इस खेल में आने वाली पीढ़ी को नहीं करना पड़ेगा। इनके मुताबिक राष्ट्रीय खेलों में आयोजन ने इस खेल को देश में जमीनी स्तर पर मजबूती दी है। आई एम वेरी हैप्पी कि जो ये नेशनल गेम्स हुए हैं, मोदी गवर्नमेंट ने जो ये किया है, मोदी जी ने कि यहाँ पर नेशनल्स करवाया, और मैंने ये देखा इतने मोटिवेट हुए यहाँ के लोग कि वो लोग कह रहे हैं कि हम राजकोट में बनवाएंगे एक दिन हम ये, और यही हमें चाहिए। हम प्लेयर्स को भी यही चाहिए कि हर एक स्टेट में हो, क्योंकि जितनी स्टेट खेलेगी उतना टैलेंट आएगा, जितना टैलेंट आएगा उतना पॉलिश होगा, और हमारे CWG में जो हमने क्रिएट करी है हिस्ट्री, वो कंटिन्यूएशन में रहेगी। इतना तो तय है कि यह खेल अब लोगों के लिए अनजान नहीं रहा और आने वाले समय में इस तस्वीर में कामयाबी के रंग इस खेल को लोगों के बीच और भी ज्यादा लोकप्रिय करेंगे। किसी भी खेल के विकास के लिए उसमें मेडल आना बहुत जरूरी है, और देश में ये बात लॉन बॉल पर पूरी तरह से फिट बैठ रही है, क्योंकि लॉन बॉल के खेल में CWG में जिस तरह से मेडल आया, उसके बाद इस खेल को लेकर के देश में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सब के बीच में एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ जो है वो निकल करके सामने आ रही है। इन महिलाओं का इरादा अब विश्व चैंपियनशिप में अपनी कामयाबी का डंका बजाने पर है, तो जाहिर तौर पर
लॉन बॉल का खेल देश में एक नई करवट ले रहा है। तीरंदाजी के रिकर्व स्पर्धा के फाइनल में रजत पदक अपने नाम किया। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर चास के एसडीओ और जिला खेल पदाधिकारी ने चंदन कियारी प्रखंड निवासी गोल्डी मिश्रा से मुलाकात कर सम्मानित किया और उन्हें तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गोल्डी मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीतकर न सिर्फ बोकारो जिले का मान बढ़ाया है बल्कि राज्य का नाम भी रोशन किया है। गोड्डा में आयोजित सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए सिमडेगा जिला कुश्ती संघ के द्वारा सिमडेगा में जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतिभागियों ने अपने जौहर दिखाए। राजधानी रांची में आज सुबह से ही मौसम सुहाना रहा और बारिश से लोगों को राहत मिली। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 6 दिनों तक कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकांश जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। देवघर में सर्वाधिक 33.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड में आगामी जो 5 दिन है उसमें कुछ कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी कोई सिस्टम मौजूद नहीं है और अभी जो बारिश है वो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जो कि गर्जन और वज्रपात से प्रेरित बारिश होगी। तो ये बारिश दिन में कुछ समय के लिए होती है और उसके बाद बाकी समय आपको जो मौसम है वो थोड़ा साफ देखने को मिलता है। कभी कभार आंशिक बादल भी देखने को मिलते हैं। तो अभी 5 दिन झारखंड में ऐसी स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हवा आ रही है और साथ में जो फर्स्ट हाफ में जो हीटिंग होती है, जो धूप होती है, उसके कारण जो हवा है वो तेजी से ऊपर जाती है और जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बादल बनाती है, जिससे फिर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में बारिश देखने को मिलती है। अब बात करें 9 तारीख की, तो 9 तारीख को एक दिवसीय मैच है भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका और उसके लिए जो फोरकास्ट है कि सेकेंड हाफ में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश गर्जन वज्रपात के साथ देखने को मिल सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.7 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.1 और न्यूनतम 24.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को आदिवासी दलित विरोधी करार दिया है। युवक को मोटरसाइकिल चेकिंग के नाम पर थाने लाकर पिटाई करने का मामला उजागर होने पर श्री मरांडी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ के हेहल में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से कई लोगों की अकाल मृत्यु पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि घटना अत्यंत कष्टदायक है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की विकट घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। विश्व हिंदू परिषद रांची ग्रामीण जिला अंतर्गत रातू प्रखंड के सिमलिया में अस्त्र शस्त्र पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर विहिप के अलावा बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के सदस्यों ने मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लिया।
केंद्रीय राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा ने रामगढ़ के हेहल में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से कई लोगों के आकस्मिक निधन को अत्यंत कष्टदायक बताया है। उन्होंने कहा कि परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिजनों को ये आघात सहने की शक्ति दे। दुर्गा पूजा के छुट्टी के बाद आज से सरकारी कार्यालयों और बैंकों में कामकाज सुचारू रूप से शुरू हो गया। 4 दिनों तक लगातार अवकाश के कारण बैंकों में आज ग्राहकों की भीड़ देखी गई। एक उग्रवादी को पुलिस ने खूंटी के नजदीक रिंग रोड के टोंको बस्ती से गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर हटिया डीएसपी के नेतृत्व में उसे गिरफ्तार किया गया। और अब एक नजर डालते हैं क्योंकि इतिहास में खास है आज का दिन। 6 अक्टूबर साल 1989 को न्यायमूर्ति फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त हुईं। इस पद पर नियुक्त होने वाली वह पहली भारतीय महिला थीं। उनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीवी है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया। वे तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। 6 अक्टूबर साल 1860 को ब्रिटिश काल में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड पारित हुआ। यह कानून अपराधों को बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना तय करता है। आईपीसी के अंतर्गत हत्या से लेकर रेप तक और चोरी से लेकर मानहानि तक हर अपराध की सजा क्या होगी इस कानून में तय किया गया है। आईपीसी में कई बार संशोधन हुए, जैसे दहेज हत्या से लेकर कई अपराध जुड़े हैं तो कई बार अपराध हटे भी हैं। 6 अक्टूबर साल 1893 को मेघनाथ साहा का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी यानी वर्तमान बांग्लादेश के सियोरताली गांव में हुआ। उन्होंने गणित और भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेघनाथ साहा सुप्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे। उन्हें साहा इक्वेशन के लिए भी जाना जाता है। ये इक्वेशन तारों में भौतिक और रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता है। उन्होंने साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान नामक महत्वपूर्ण संस्थान की स्थापना की। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 109 लाख मीट्रिक टन चीनी का किया निर्यात। रामगढ़ के उपायुक्त ने कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। अनुपस्थित पदाधिकारियों और कर्मियों से पूछा स्पष्टीकरण। रांची उपायुक्त ने ईवीएम वेयरहाउस का लिया जायजा। 9 अक्टूबर को रांची के जेएसटीए मैदान में होने वाले वनडे के लिए टिकटों की बिक्री शुरू। क्रिकेट प्रेमियों में दिखा उत्साह। राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के खिलाड़ियों का दिखा दम। और राजधानी रांची में आज बारिश से मिली थोड़ी राहत। हालांकि मौसम विभाग ने कहा अगले 5 दिनों तक राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार।